जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले होंगे ज्वार की खेती, जैसा कि आप लेक्चर में देख पा रहे होंगे। और ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ज्वार। ठीक है, ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरघम। ठीक है, ज्वार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सॉरघम। ठीक है, तो सॉरघम हमारी एक मिलेट क्रॉप है। ठीक है, मोटा अनाज है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यहाँ से बोटेनिकल नेम से। ठीक है, सबसे पहले इसके हम बोटेनिकल नेम से बात करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम, ठीक है, वानस्पतिक नाम देखते हैं। बोटेनिकल नेम, तो बोटेनिकल नेम क्या है इसका? ठीक है, सॉरघम वाइकलर। ठीक है, सॉरघम बाइकलर। सॉरघम बाइकलर इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा। वहीं पर अगर हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली यानी कुल क्या हो जाएगा आपका? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी या फिर पोएसी। ग्रेमिनी या फिर पोएसी, यहीं पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ग्रेमिनी है हमारे पास, ठीक है, ग्रेमिनी जो है ये पुराना नाम है। ये क्या है? पुराना नाम है। ठीक है, ये पुराना नाम है कुल का, ओल्ड नेम। पोएसी जो है ये नया नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोएसी जो है नया नाम है, ग्रेमिनी पुराना नाम है। आगे बात करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो कितने होते हैं इसमें? 20 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आपको मक्का में भी 20 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। बाजरा और बारले में 14-14 गुणसूत्र होते हैं। अब बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की। ठीक है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई इसकी। जो एक क्रॉप को पढ़ने से पहले हमको उसका बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और ओरिजिन प्लेस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में ना। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, जिन फैक्ट से डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बाजरे की बात करते हैं, तो बाजरा हमारा कैसा है? एक मिलेट क्रॉप है। ठीक है, ठीक है, बाजरा एक मिलेट क्रॉप है। ठीक है, लिखिएगा मोटे अनाजों में, मोटे अनाजों में, मोटे अनाजों मतलब जैसे आपका, ठीक है, बाजरा हो गया आपका। ठीक है, मोटे अनाजों में जैसे बाजरा, ठीक है, उसके बाद ज्वार, मक्का, ठीक है, आदि में, आदि। ठीक है, मोटे अनाजों में, ठीक है, ज्वार की खेती, ज्वार की सर्वाधिक खेती होती है। ठीक है, ज्वार की सर्वाधिक खेती होती है। सर्वाधिक खेती होती है, सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट बात करेंगे तो जो ज्वार है हमारे पास, ठीक है, ज्वार यानी कि sorghum। sorghum सबसे पहले किस ऋतु की फसल है? तो ये आपका खरीफ सीजन की क्रॉप है। पहली बात, ये क्या है? खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक है, खरीफ ऋतु की फसल है। दूसरी बात, बात करते हैं, ठीक है, खरीफ ऋतु की फसल है। दूसरी बात कैसा है? ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, प्रकाश दीप्तकालिता के आधार पर पौधे हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं: लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल। तो ज्वार जो है हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब कि लघु दिवस पादप है। ठीक है, लघु दिवस पादप पौधा। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। फिर उसके बाद ज्वार हमारे पास C4 प्लांट है। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइजेशन के आधार पर, या हम बात करें जब कैल्विन साइकिल चलती है ना, एक C3 प्लांट एक C4 प्लांट। तो C4 प्लांट क्या होते हैं? इनमें जो CO2 का फिक्सेशन होता है, तो प्रथम जो कार्बनिक उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है।
ठीक है, इसलिए इनको C4 प्लांट कहते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें परागण जो होता है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, मतलब बहुधा पर परागित। ठीक है, तो परागण की अगर यहीं पर बात हम कर लेते हैं, परागण मतलब पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो कैसा होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये क्या होता है, ये मतलब ऐसे समझिए कि ऐसी स्वपरागित फसल जिसमें 5 से लेकर के 25% आपका पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन अगर हमें देखने को मिलता है तो उसे उस फसल को हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कहते हैं। और 5% से कम होगा तो आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड होगी। 25% ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। 5 से 25 के बीच में रहेगा तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड रहेगा। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। अब इसमें प्रोटीन की बात कर लेते हैं, प्रोटीन कितनी पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन की बात करेंगे तो ज्वार में जो प्रोटीन की मात्रा होती है ये लगभग 10 से 12% होती है। और प्रोटीन कौन सी होती है, कैफीन प्रोटीन। ठीक है, कैफीन कैफीन प्रोटीन होती है। साथ ही साथ इसमें हम वसा की बात करेंगे। ठीक है, वसा कितनी पाई जाती है, फैट। ठीक है, फैट की बात करेंगे तो 3% के तकरीबन इसमें क्या होती है, फैट की मात्रा होती है 3%। ठीक है, 3% इसमें वसा होती है। और साथ ही साथ इसमें हम कार्बोहाइड्रेट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे तो जितने भी आपके सीरियल्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट 70 से 75% होता है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर इसको अन्य नाम देख लेते हैं, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, अन्य नाम। ठीक है, तो इसको ग्रेट मिलेट। ठीक है, सबसे पहले तो इसको मोटा अनाज। ठीक, मोटा अनाज, ग्रेट मिलेट, ग्रेट मिलेट, चोलम। ठीक है, ग्रेट मिलेट, चोलम, मोटा अनाज, इन सभी नामों से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, कुछ बेसिक बातें हो गई। अब आइए थोड़ा सा और बातें करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है एक HCN या धुरिन के बारे में बात करते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट HCN, या इसको हम धुरिन भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम प्रूसिक एसिड। ठीक है, प्रूसिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड या धुरिन या प्रूसिक एसिड। तो होता क्या है कि जब पौधा क्या होता है, ठीक है, जो पौधा जो होता है हमारे पास, ठीक है, जब पौधा क्या होता है, पौधा छोटी अवस्था में होता है। ठीक है, छोटी अवस्था में होता है, छोटी अवस्था जिसको नी स्टेज कहते हैं। ठीक है, छोटी अवस्था जिसको नी स्टेज कहा जाता है, नी स्टेज। तो जब पौधा जो छोटी अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है कि जड़ों में, ठीक है, क्या होता है, जड़ों में, ठीक है, जड़ों में क्या बन जाता है, जड़ों में बन जाता है आपका एक प्रकार का, अगर यहाँ पर बात करें जो क्या बनता है, HCN, धोरिन या प्रूसिक एसिड। तो जड़ों में क्या, जड़ों में किसका निर्माण होता है, तो जड़ों में HCN, ठीक है, HCN का संश्लेषण होने लगता है। ठीक है, HCN का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है। अब ये HCN क्या होता है, जब पौधा हमारा डैमेज हो जाता है या कोई इंजरी आ जाती है, पौधा कट जाए या सूखा पड़ जाए, तो फिर ये HCN क्या होता है, ये फिर HCN आपका कहाँ पर जाके जमा हो जाएगा, ये HCN फिर पत्तियों में जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, बनता तो जड़ों में है और पत्तियों में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पत्तियों में ये क्या होगा, जमा हो जाएगा, पत्तियों में एकत्रित हो जाएगा।
फिर अगर पशु, अब ये जो HCN है, ठीक है, HCN जो है इसकी क्रिटिकल लिमिट कितनी है, ठीक है, क्रिटिकल लिमिट, तो बना कहाँ जमा कहाँ हुआ ये आपको मैंने बता दिया। क्रिटिकल लिमिट, इसकी क्रिटिकल लिमिट कितनी है, इसकी क्रिटिकल लिमिट है 0.5 मिलीग्राम, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर मात्रा हुई तो पशु अगर चारा खा रहे हैं, ठीक है, तो चरी के रूप में, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और अगर बात करते हैं ppm में, ठीक है, तो 200 से लेकर के, ठीक है, 500 ppm, ठीक है। ये अगर ppm में बात करेंगे तो 200 से लेकर के 500 ppm। तो कब पशु को चारा खिलाना चाहिए, तो जब फसल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब फसल में जब फसल में 50% से अधिक फूल आ जाएं, ठीक है, 50% से अधिक 50% से अधिक फूल आ जाएं, ठीक है, आ जाएं, तब पशुओं को चारा खिलाना चाहिए, ठीक है, तब पशुओं को चारा खिलाना चाहिए, चारा खिलाना चाहिए। अब देखिए, ये तो आप जान गए HCN बनता कैसे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ HCN के बनने के कारण। अब HCN क्यों बनता है ना, तो HCN बनने के मैं आपको कारण बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कारण क्या है HCN बनने का। देखो पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या हो जाए, अत्यधिक सूखा, ठीक है। अगर अधिक सूखा हो गया, अधिक सूखा, अब सूखे से याद आई, जो मैंने अन्य नाम बताए थे, तो इसको हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है। बहुत पूछा जाता है कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सूखा सहनशील करने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला कारण क्या है, अत्यधिक सूखा हो जाए। दूसरा कारण क्या है कि आपका नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग, ठीक है, नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग, ठीक है, नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग करेंगे उससे होता है। तीसरा 2,4-D का, ठीक है, 2,4-D का अधिक प्रयोग, ठीक है, 2,4-D का अधिक प्रयोग। तो ये कारण क्या हो जाते हैं, इन कारण से हमारा जड़ों में क्या होता है, HCN बनने लगता है। अब उपाय क्या है, उपाय क्या है, उपाय यही है कि आप, ठीक है, अब उपाय उपाय कैसे बात करेंगे, उपाय में पहली बात तो नाइट्रोजन जो है इसका कम उपयोग करें, ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग कम करें। और दूसरा सिंचाई, ठीक है, दूसरा वर्षा हो जाए या फिर आप सिंचाई करें, ठीक है। दूसरे में क्या उपाय है, सिंचाई करें, तो ये हमारा HCN कम बनेगा, ठीक है, लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या आप पूछे जाएंगे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि HCN किससे रिलेटेड है, धोरिन किस में बनता है, प्रूसिक एसिड किस में बनता है, तो ज्वार में बनता है। कहाँ पर बनता है, किस अवस्था में बनता है, तो आपको ध्यान रखना है, पौधा जब क्या होता है, छोटी अवस्था में होता है, अर्ली स्टेज में, इसको नी स्टेज कहते हैं। तो जड़ों में क्या होता है, HCN का संश्लेषण होता है, और फिर बाद में क्या होता है, सूखा, यदि HCN बनने के बाद सूखा वातावरण हो गया, खेत में पानी नहीं है, ठीक है, नमी की कमी है, और या कोई पौधा हमारा कहीं से कट जाता है, फट जाता है, तो ये HCN फिर पत्तियों में जमा हो जाता है। इसकी क्रिटिकल लिमिट कितनी है, 0.5 मिलीग्राम, या फिर आप देखेंगे 200 से 500 ppm, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी तो वो पशुओं के लिए हानिकारक है। फिर उसके साथ साथ जब फसल में 50% से अधिक फूल आ जाएं, तब पशुओं को चारा खिलाना चाहिए, इससे पहले नहीं खिलाना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, कारण बता दिया, निवारण बता दिया, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका HCN या धुरिन के बारे में। अब एक टर्म और है इसमें, एलेलोपैथी इफेक्ट। सॉरघम जो है एलेलोपैथी इफेक्ट भी दर्शाता है, ठीक है। एक है सॉरघम सिकनेस, तीन कॉन्सेप्ट हैं इसके। HCN की बात कर ली, अब एलेलोपैथी इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अपन एलेलोपैथी इफेक्ट। एलेलोपैथी
इफेक्ट या प्रभाव, एलेलोपैथी इफेक्ट। एलेलोपैथी इफेक्ट क्या है? मतलब एक प्रकार का विपरीत प्रभाव। मतलब इसमें समझिए, एक कोई पौधा दूसरे पौधे की वृद्धि और अंकुरण, उसकी ग्रोथ पर क्या करता है? विपरीत प्रभाव डालता है, उसको सप्रेस करता है, रोकने का प्रयास करता है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का स्राव करके। तो ये क्या है? तो ज्वार दिखाता है, ठीक है। तो ज्वार की जड़ें जो होती हैं, ठीक है, ज्वार की जड़ें, ठीक है, जड़ें सॉर्घिलियोन, ठीक है, सॉर्घिलियोन, कौन भाई? सॉर्घिलियोन नामक रसायन का, केमिकल का, केमिकल का स्राव करती हैं, स्राव करती हैं, जो अन्य पौधों के, जो अन्य पौधों के, जो अन्य पौधों के, पौधों के अंकुरण, अंकुरण एवं वृद्धि पर, वृद्धि पर विपरीत प्रभाव, विपरीत प्रभाव डालता है, ठीक है। मतलब उसकी वृद्धि को रोकता है। तो ये क्या होता है? एलेलोपैथी इफेक्ट, जो कि हमारा ज्वार दर्शाता है। एलेलोपैथी इफेक्ट के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले हेंस मॉलिस ने, ठीक है, हेंस मॉलिस साहब ने बताया था, हेंस मॉलिस, ठीक। अब एक तो एलेलोपैथी इफेक्ट हो गया। अब एक टर्म और समझ लीजिए, स्वर्गम सिकनेस क्या होता है, ठीक है। स्वर्गम सिकनेस, स्वर्गम सिकनेस, ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तीन मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए अभी। एक तो आपको बताया सबसे पहले एस्सीन या धुरिन, फिर दूसरा बताया एलेलोपैथी इफेक्ट, और फिर तीसरा बताने जा रहे हैं स्वर्गम सिकनेस। तो स्वर्गम सिकनेस क्या है? देखिए, अगर हम क्या करें, इसको समझ लीजिए। अगर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने ज्वार की फसल काट ली, और उसके बाद जो इसका तना और पत्ती है खेत में ही हमने डाल दिया, तो उसको सड़ने में टाइम लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है सीएन रेशियो, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीएन रेशियो। सीएन का मतलब कार्बन नाइट्रोजन। तो जो हमारा ज्वार है, तो ज्वार का जो इसका स्ट्रॉ होता है, तना होता है, उसका सीएन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। अब सीएन रेशियो ज़्यादा होगा, जिस जिस भी फसल का सीएन रेशियो ज़्यादा होगा, लगभग 100:1 होता है, तो जिस भी फसल का सीएन रेशियो ज़्यादा होगा तो उसको सड़ने में टाइम लगेगा। अब जब सड़ने में टाइम लगेगा, तो जो खेत में हमारी नाइट्रोजन होती है वो पूरा मतलब समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है, वो चोक हो जाती है, जिससे वो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी, जिससे अगली फसल की जो हम बुआई करेंगे तो उसमें हमको 20 से 25% नाइट्रोजन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं स्वर्गम सिकनेस। मतलब क्या है कि बीमार कर देगा। सिकनेस का मतलब क्या है? कमी हो जाना, बीमार हो जाना। अब खेत से हमारी नाइट्रोजन चली गई तो उसमें कमी हो गई पोषक तत्व की, समझ लीजिए। जैसे आप इलाज कराने जाते हो, आपकी बॉडी से विटामिन की कमी है या अन्य पोषक तत्व की कमी है, तो आप सिक हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। ठीक उसी प्रकार सॉइल भी हमारी बीमार हो जाएगी। किसके कारण? स्वर्गम के कारण। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्वर्गम सिकनेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा ज्वार का, ठीक है, सीएन अनुपात, सीएन अनुपात, सीएन अनुपात, सीएन अनुपात अधिक, अधिक लगभग कितना? 100:1 होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण इनका खनिजीकरण, खनिजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं मिनरलाइजेशन। मतलब कि कार्बनिक फॉर्म से अकार्बनिक रूप में टूटना, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, ठीक है। खनिजीकरण बहुत देर से होता है, बहुत देर से होता है, बहुत देर से होता है, जिस कारण खेत की जिस कारण खेत की नाइट्रोजन, खेत में उपस्थित नाइट्रोजन, उपस्थित नाइट्रोजन, उपस्थित नाइट्रोजन, ठीक है, क्या होती है आपकी, ठीक है, चोक हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हो जाती है, जो अगली फसल को, अगली फसल को, फसल को नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, मिल पाती है, अगली फसल को नहीं मिल पाती है, अतः अगली फसल में, अगली फसल में, अगली फसल में 20 से 25% अधिक नाइट्रोजन देनी पड़ती है, अधिक नाइट्रोजन देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको मैंने एलिलोपैथी इफेक्ट और आपका सोरगम सिकनेस और एससीएन तीनों ही कॉन्सेप्ट बताए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके और चीज़ों के बारे में। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।